आज सीएम धामी ने नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार कार्यक्रम में शिरकत की और क्या कहा, ये देखते हैं। भारत माता की, भारत माता की। स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 के इस कार्यक्रम में आज जो स्टेट क्रेडिट सेमिनार कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में सभी आयोजकों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर हमारे नाबार्ड के सभी अधिकारियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे प्रदेश में, अभी हम लोग सुनील कौशिक जी का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पर देख रहे थे कि उन्होंने बहुत सारी जो संभावनाएं हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं और जिन पर हमारे नाबार्ड के द्वारा लगातार वित्त पोषित किया जा रहा है, लगातार ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, लगातार सहायता दी जा रही है और कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में तथा छोटे और मध्यम एमएसएमई के उद्योगों को विकास हेतु इस वर्ष करीब 33,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना तैयार की है और मुझे बताया गया है कि पिछले साल की तुलना में यह धनराशि लगभग 6.22% अधिक है। यह निश्चित रूप से हमारे किसानों को, बागवानी में लगे लोगों तथा छोटे उद्योगों में काम करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक निवेदन है कि यह ऋण की जो व्यवस्था है ये बहुत सही प्रकार से, इसमें निगरानी की भी बहुत आवश्यकता है और दूरदर्शिता की भी बहुत आवश्यकता है। मेरा मानना है कि ऋण, लोन या क्रेडिट को सही और ज़रूरतमंद और योग्य लोगों तक सबसे सरलता से पहुंचाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है वो हमारे सब बैंक हैं। उनकी इस भूमिका के कारण से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनकी योग्य लोग हैं, उनको ठीक प्रकार से जो है ये ऋण प्राप्त हो पाए, सही योजनाओं में ऋण लग पाए। अभी मुझे सुनील जी ने, अभी सुमन जी बता रहे थे कि 800 करोड़ रुपया 2022-23 के लिए इन्होंने अपना प्रबंधन किया होगा कि 800 करोड़ रुपया जो है इस वर्ष जो है खर्च करना है। अभी तक की जो प्रगति रिपोर्ट आई है वो बहुत बढ़िया नहीं आई है, इसलिए हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं और मैं उनसे भी कहूँगा, आनंद वर्धन जी पूरे उसको हेड करते हैं, तो आनंद जी ये कहीं ना कहीं हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो है आखिर इन्होंने इतनी व्यवस्था करी है और अब जनवरी का महीना आ गया है, अभी तक मेरे ख्याल से 25% की प्रगति थी। सुनिए कितना ही है ना, 25 सब मिला के कितना है टोटल 25% लगभग, उसका लगभग आया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने स्तर से भी कृषि में अच्छा है। रावत जी, एमएसएमई में अब जिन में भी, जहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था है, जहाँ पर कमी है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और मैं नाबार्ड के जो हमारे अधिकारीगण हैं और हमारी राज्य सरकार दोनों मिलकर जो लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि जो जितना हमने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को ठीक प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक प्रकार से उस लक्ष्य पर बढ़ रहे हैं, तो उनको अगर और भी अधिक ऋण की आवश्यकता हो तो और अधिक ऋण दिया जाना चाहिए। आपकी तरफ से दिया जाएगा, हमारी राज्य सरकार भी इस प्रकार की व्यवस्था करे। जो लोग तेजी से अपना उपयोगिता सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उपयोगिता का जो है प्रमाण पत्र दे रहे हैं या काम कर रहे हैं,
तो उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए बैंकों को भी कहीं ना कहीं मिशन मोड में काम करना होगा। कई बार इतनी सारी औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं के कारण से हम लोगों को जो लोग ऋण लेने के लिए आते हैं उनको बहुत भटकना पड़ता है। और यह भी कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो उसकी औपचारिकताएं हैं वो थोड़ा सरल हो जाएं। मैं बार बार कहता हूं, और पिछली बार भी इसी हॉल के अंदर हम लोगों ने बैठक करी थी SLBC की, रावत जी आप तो थे, तब भी मैंने कहा था कि क्योंकि हमने सरकार की तरफ से कोशिश करी है, एक प्रयास किया है कि हम सरलीकरण को लेकर जाएं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन मंत्रों के आधार पर हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो बैंकों से भी हम इस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि बैंक भी मिशन मोड में आकर इन कामों को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। नाबार्ड की जो ऋण योजना है, इसके लिए आवंटन का प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक निश्चित टारगेट के साथ काम करना होगा। और उस पर अगर काम करेंगे कि भाई एक हमने टारगेट सेट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं इससे हम और अधिक लोगों को लाभ दे पाएंगे। भाइयों बहनों, ये जो ग्रामीण इलाकों में इन्वेस्टमेंट और ऋणों के द्वारा ही विकास और उन्नति दोनों संभव है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सब सहायताएं पहुंचनी चाहिए और देश के विकास में उनका भी योगदान सुनिश्चित हो। उसके लिए यह जरूरी है कि हमारे जैसे राज्य में बहुत बार चर्चा होती है कि रिवर्स प्लान कैसे हो, रिवर्स प्लान की ओर हम कैसे बढ़ें। बड़ी समस्या है कि हमारे पास देखिए अच्छे अच्छे खेत हैं जहाँ पर हम कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहित करके हम उनको कैसे उनके जो पैतृक स्थान हैं उन स्थानों पर पुनः वापस ला पाए। एक बड़ी चुनौती है ये बैंकों के स्तर से, हमारे संस्थाओं के माध्यम से, हमारे विभागों के माध्यम से इस पर हमारे रिवर्स प्लान को भी एक मिशन के रूप में लेना होगा। क्योंकि आप सभी लोग एक ही चीज़ सोच रहे हैं, हम भी यही सोच रहे हैं, नाबार्ड की संस्था भी वही सोच रही है, हमारी राज्य सरकार भी सोच रही है, हमारे जनप्रतिनिधि भी सोच रहे हैं, हमारे अधिकारीगण भी सोच रहे हैं, बैंक भी सोच रहे हैं कि आप इस राज्य में काम कर रहे हैं तो आपका भी यह हेतु है कि राज्य आगे बढ़े, आपके कार्यकाल में राज्य आगे आए, हर व्यक्ति की उन्नति हो, हर किसी का योगदान हो। तो उसके लिए इस पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और हम सरकार के स्तर पर आधारभूत जो हमारी सुविधाएं हैं, सड़क है, कनेक्टिविटी है, उसको और मजबूत करने के लिए फलों के क्षेत्र में जो राज्य सरकार कर सकती है हम कर रहे हैं, उद्यान के क्षेत्र में कर रहे हैं, अभी पर्यटन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम निवेशकों को लाने के लिए भी काम कर रहे हैं कि उनके लिए तमाम जो हमारी पुरानी पॉलिसी है उस पॉलिसी में भी कहीं संशोधन करना है तो हम उस संशोधन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, आवश्यक संशोधन कर रहे हैं। अभी हाइडल जल विद्युत के क्षेत्र में हमने अपनी जो पॉलिसी है उसमें चेंज किया है और उसके कारण से एक सकारात्मक जो संदेश है वो पूरे देश के अंदर गया है। तो सकारात्मकता आने से और एक संदेश जाने से भी काम को गति मिलती है, काम को प्रगति मिलती है। तो निश्चित रूप से इसमें हम नाबार्ड का जो सहयोग है हमारे इन सभी कामों में लगातार मिलता रहा है। पिछले वर्ष ही नाबार्ड ने उत्तराखंड को 10,000 करोड़ रुपए की 4,515 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके लिए मैं नाबार्ड का एक बार फिर से सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम दूरदर्शिता के सोच के साथ उत्तराखंड का विकास करना चाहते हैं। हमारी सरकार का लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पर पूरी तरह से गंभीरता से काम करने का हमारा लक्ष्य है और उसको लेकर हमने पिछले दिनों, आप सबकी जानकारी में होगा कि हमने जहां अलग अलग हमारा चिंतन शिविर भी आयोजित हुआ, उस चिंतन शिविर में भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं।
बहुत सारे आउटपुट आए हैं, बहुत सारे जो सामूहिक चर्चा हुई है, ग्रुप डिस्कशन हुए हैं, उनमें से काफ़ी सारे निष्कर्ष निकले हैं। और ऐसे 25 जो प्रमुख निष्कर्ष थे राज्य सरकार को करने चाहिए, राज्य के लिए जरूरी है, उस पर हमने अपने मंत्रिमंडल में भी फैसला कर लिया कि हम उस पर काम करेंगे। और राज्य को आगे ले जाना एकमात्र ध्येय है। हम चाहते हैं कि राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत और मॉडर्न हो, आधुनिकतम हो, ताकि राज्य के जो शहरी इलाकों के साथ साथ जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़े, लोगों की वहाँ भी जो है जरूरी भागीदारी, और वहाँ के लोगों की भी विकास के क्षेत्र में उनका भी योगदान हो। और मैं सभी आप जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं उनका इस ओर भी जो है उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे हमारे 3 जिले अभी आपने ही बताया, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी ऋण की कमी वाले जिले हैं। आपसे अनुरोध है कि इन जिलों में थोड़ा ऋण अधिक आवंटन हो, और विशेषकर से अगर हम पूरी जो है राज्य की अगर ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी आप रुद्रप्रयाग को ले लेंगे, चंपावत को ले लेंगे, या बागेश्वर को ले लेंगे, चमोली को ले लेंगे, तो आपको लगेगा कि पूरे राज्य की जो ग्रोथ रेट है उसमें उनका योगदान बहुत कम है। शायद मेरे ख्याल से 2%, 3% इस प्रकार का सब निकल कर आएगा, जो काफी कम है। क्योंकि हमको पूरे प्रदेश का जो है एक समानता से विकास की ओर ध्यान देना होगा। और यहाँ पर 2 प्रकार की व्यवस्था है हमारे यहाँ, मैदानी क्षेत्र भी है, तराई का भावर भी है, और पर्वतीय क्षेत्र भी है। एक ही जनपद में कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। इसी देहरादून को आप देख लीजिए कि देहरादून में आप देखेंगे कि विकास नगर तक एक व्यवस्था है, यानी कि मैदानी क्षेत्र है। विकास नगर से ऊपर चले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। इसी प्रकार से आप नैनीताल को देख लेंगे, नैनीताल में हल्द्वानी तक बिल्कुल मैदानी क्षेत्र है, उसके बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। चंपावत में चले जाएंगे तो आपको जो है पूरे उत्तराखंड का एक मॉडल दिखाई देगा। वो मॉडल ऐसा है कि आप बनबसा और टनकपुर वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल तराई है, और थोड़ा आगे चले जाएंगे वहां से बस्तिया, सुखी ढांक, चलती तक, वो लगेगा कि आपको सेमी मतलब कि तराई और भावर दोनों दिखेगा उसमें, कुछ गर्मी कुछ सर्दी। और चंपावत आगे अमोड़ी से आगे पहुंच जाएंगे तो अभी ये पुरुषोत्तम जी तो वहीं घूम के आए हैं अभी, तो आपको हिल दिखाई देगा, और बहुत मतलब हम ऐसा लगेगा कि हम अब पहाड़ की ओर चल रहे हैं, और लोहाघाट पहुंचते पहुंचते बिल्कुल आप ठंड में पहुंच जाएंगे। तो एक ही जिले में भौगोलिक परिस्थिति भी भिन्न है, क्लाइमेट भी भिन्न है, वैसे ही उत्तराखंड राज्य का भी है। तो अगर किसी जिले को अगर इसके मॉडल के रूप में लेना है कि पूरा उत्तराखंड कैसा होगा, पूरे उत्तराखंड का विकास कैसा होगा, तो उसका मॉडल जो है चंपावत जिला है, जिसमें सब प्रकार की चीजें हैं, ऊपर नीचे, मैदान, पहाड़, ठंड, गर्मी, सब प्रकार की चीजें। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बैंकों के अलावा हमारी सरकार आम लोगों के लिए भी सब्सिडी है, क्रेडिट लिंक योजनाएं हैं, ब्याज अनुदान है, ऐसी योजनाओं को लगातार लागू कर रही है। इसमें आपके उसमें अभी प्रेजेंटेशन में भी बताया कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है, पर्यटन की जो हमारी स्वरोजगार की योजना है, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना है, जिसमें बिना ऋण के भी ब्याज देने की व्यवस्था के कारण से बहुत लोगों को अपने कामकाज को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, नमो योजना है, ऐसी अनेकों योजनाओं को हम संचालित कर रहे हैं। मैं बैंकों से ये अनुरोध करता हूं कि राज्य में जो उनका ऋण प्रवाह है उसको बढ़ाने के लिए बैंकों को भी इन योजनाओं का कहीं ना कहीं लाभ उठाना चाहिए। और एक और मेरा आग्रह है कि राज्य के सभी किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने के लिए एक विशेष कैंपेन मोड पर हमें कार्य करना होगा, जिससे कि ऋण का लाभ उन किसानों तक पहुंचे। इसमें जब भी हमारी समीक्षा होती माननीय प्रधानमंत्री जी की, थोड़ा अभी हम उसमें
काफ़ी काम करने की मुझे आवश्यकता महसूस होती है। और एक बात अहम है कि राज्य की जो जलवायु है उसमें भौगोलिक स्थिति में बागवानी है, एरोमेटिक्स प्लांट्स हैं, मेडिसिनल हर्बस, डेयरी, फिशरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम पालन तथा प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि के लिए भी हमारा राज्य हर प्रकार से अनुकूल है। और अभी पिछले दिनों एक हमारी कृषि के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में और उद्यान के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए उनके बीच में एक हम लोगों ने एक सेमिनार आयोजित किया था। तो उसमें भी जितने लोग बाहर से आए थे उन सभी ने यहाँ पर मतलब अनेकों संभावनाओं को हम सबके सामने रखा और उनका मत था कि डेयरी और पशुपालन के, डेयरी के क्षेत्र में लगभग 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए का जो है हमको कहीं ना कहीं बाहर से चीज़ों को आयात करना पड़ता है। तो उस दिशा में हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसलिए हमारी सरकार ने भी राज्य में इन क्षेत्रों में विशेष कार्य करने का फैसला किया है। सेक्टर वाइज हम लोग इस पर मीटिंग भी कर रहे हैं, सेक्टर वाइज इस पर काम भी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस कार्य में हमारी सरकार को आपका सहयोग अवश्य मिलेगा। और पिछले दिनों एक काम जो माननीय मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे यहाँ का जो मोटा अनाज जिसको मड़वा के रूप से हम लोग सब लोग जानते हैं, उस मड़वा को जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया है। और कहीं ना कहीं हमारे बैंकों को, हमारे विभागाध्यक्षों को इस ओर विशेष ध्यान देकर, क्योंकि मड़वा उत्पादकों के लिए और उसका आगे विपणन के क्षेत्र में आगे करने के लिए कहीं ना कहीं हम विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे। तो एक बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया है। और अच्छी बात यह है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किए जाने का जो प्रस्ताव भारत सरकार ने किया था, उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा भी अपनी सहमति प्रदान की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो उन्होंने एक ऐसे ऐसे प्रस्ताव दुनिया के सामने रखे हैं जिसको पूरी दुनिया मान रही है। आज कहीं ना कहीं भारत जो हमारा सांस्कृतिक एक राष्ट्रवाद था, सांस्कृतिक विकासवाद था, वो पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। तो इस दिशा में हम सबको भी काम करना होगा। और मड़वा, झिंगोरा, जो बाजरा, जो हमारे मोटे अनाज हैं, इनकी खेती जो परंपरागत रूप से की जाती रही है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि पुरानी चीज़ें देखिए, जो हम लोग इस प्रकार की बैठकें करते हैं, SLBC की बैठक करते हैं, आज जो हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, इसमें केवल परंपरागत चीज़ों पर चर्चा न हो। परंपरागत चीज़ें तो हमारी चली आ रही हैं, जो अच्छी हैं उसको और बढ़ाना चाहिए। और अगर कहीं किसी वजह से हमको किन्हीं कारणों से अगर हमारी रुकावट आ रही है, तो हमको उस रुकावट को दूर करना चाहिए, उसको रिमूव करना चाहिए। और कुछ नई चीज़ों को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हमको नई चीज़ों को भी अडॉप्ट करना चाहिए। और एक चीज़ और कि जितने भी हमारे यहाँ पर ये विकास के मॉडल हैं, विकास के मॉडल पर आपने अभी यहाँ पर बताया भी, इकोलॉजी और इकोनॉमी, दोनों का संतुलन कैसे बना रहे, दोनों का संतुलन बना रहे। क्योंकि आज अगर दुनिया के अंदर हमारा सर्वाधिक नाम लिया जाता है, हमारा प्रदेश हिमालय का प्रदेश, हमारा प्रदेश देवों का प्रदेश, हमारा प्रदेश गंगा, यमुना और अनेकों हमारी ऐसी नदियों का उद्गम का प्रदेश, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड को जानते हैं लोग। तो वह जो उसकी पहचान है, वह पहचान भी इस विकास के साथ साथ, विकास बहुत जरूरी है, हमारे को काम भी मिलना चाहिए, लोगों को भी काम मिलना चाहिए, लेकिन विकास का मॉडल भी ये बनना चाहिए। इस ओर हम लोग ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं यह भी एक हमारे लिए बड़ा काम होगा। इसके साथ साथ जो माँ जीवनदायिनी माँ गंगा है, अभी पिछले दिनों मैं कलकत्ता गया था माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, गंगा को निर्मलता के लिए उस पर एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, निर्मल गंगा के रूप में। तो वहाँ पर गंगा और गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि गंगा पर प्लान बन ही रहा है
गौमुख से निकलकर गंगा जी हमारे यहाँ पर लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा हमारे यहाँ से करती हुई जाती है हरिद्वार के अंतिम बॉर्डर तक। तो अभी तक जो उसमें निकला है लगभग ऋषिकेश तक 1 गिलास का पानी अब गंगा जी में मिल रहा है, यानी कि पीने योग्य पानी को 1 गिलास पानी कहा जाता है, जिसमें लगभग 131 जो छोटे छोटे नाले थे, सीवर के नाले थे, गंदे नाले थे, वो सब पहले गंगा जी में जाकर गिरते थे और उससे गंगा जी लगातार प्रदूषित होती थी। और यहाँ के 131 नालों को टेप करके उनको लगभग 16 एसटीपी में डाल के उसको शुद्धिकरण किया गया है। अभी कुछ नाले और बचे हुए हैं, 11 एसटीपी और बनाने की योजना है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे नाले देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश इस क्षेत्र में निकलते हैं, उनको भी आगे टेप करके एसटीपी के माध्यम से उनका भी शुद्धिकरण किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो गंगा के सहायक नदियाँ हैं, उधर यमुना जी भी हैं, उधर शारदा जी भी हैं, कोसी भी है, हमारी नंदौर भी है, ऐसे गोला भी है, ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं जो बरसाती भी है। तो कुल मिलाकर वो सभी में जो है गंदा पानी जाता है। तो अर्बन जो हमारी बॉडीज हैं, उन बॉडीज के साथ मिलकर भी निकट भविष्य में हम सब लोग उनको भी साफ करने के लिए वहाँ भी एसटीपी प्लांट लगाकर उनको टेप करके जो हमारी नाबार्ड की योजनाएं हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नाबार्ड की योजनाएं, बैंकों की योजनाएं कहीं ना कहीं ये हमारी अर्बन बॉडी से भी जुड़ी हुई हैं। हमारे मनरेगा के काम है, अन्य विकास के काम है, क्या हम उस पर भी काम कर सकते हैं, उस पर भी हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में भी हम जरूर सोचें, क्योंकि गंगा निर्मल रहे और गंगा जी निर्मल तभी रहेंगी जब गंगा जी के साथ साथ उसकी सहायक नदियाँ भी सभी निर्मलता की ओर बढ़ेंगी। तो इस अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और एक और बात कि इस बार जो G20 की अध्यक्षता हमको मिली है, भारतवर्ष को मिली है, उसमें से 2 कार्यक्रम हमारे 2 बड़ी बैठकें हमको उत्तराखंड के अंदर भी हमको मिली हुई हैं। उनके कुछ स्थान वहाँ पर प्रस्तावित होकर आए हुए हैं। उन 2 स्थानों पर हमारी बैठक होगी, उस सब में भी आप सबका प्रतिभाग किसी न किसी रूप में हो। पुनः एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।